हेलो स्टूडेंट्स। विंटर में हॉट वाटर जल्दी कूल हो जाता है इन कंपैरिजन टू समर सीजन। इसके पीछे का साइंस क्या है उसे हम आज मैथमेटिकली और ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। यह भी देखा जाता है कि जब वाटर को या किसी भी हॉट बॉडी को जब हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं तो स्टार्टिंग में उसका जो कूल होने का रेट है या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है या रेट ऑफ कूलिंग है, ठीक है, या अपने अंदर से हीट को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करने का जो रेट है वो स्टार्टिंग में रेट ज़्यादा होता है, रैपिडली हीट लॉस करता है हॉट बॉडी एटमॉस्फेयर को। बट जैसे जैसे टेम्परेचर उसका कम होता जाता है उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट टू द एटमॉस्फेयर रिड्यूस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, इस फेनोमेनन के पीछे है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि द रेट एट विच अ बॉडी लॉसेस हीट बाय रेडिएशन डिपेंड्स ऑन, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी हॉट बॉडी से जो हीट ट्रांसफ़र होता है या उसका जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है या रेट ऑफ कूलिंग है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो ऐसा फैक्टर है वो ये है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, कि जिस मीडियम में उस हॉट बॉडी को एक्सपोज किया हुआ है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सपोज सरफेस, ठीक है, कि जो बॉडी का नेचर है स्पेशली थर्मल कंडक्टिविटी के रिगार्ड्स में उससे भी डिपेंड करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताएं कि जब हम किसी हॉट वाटर को जब हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं तो ये भी देखा जाता है इसके अलावा कि कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो उसके रेट ऑफ कूलिंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, जो सरफेस एरिया है जो एक्सपोज किया गया एटमॉस्फेयर में उस पर भी डिपेंड करता है। विंड के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो माय डियर, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि क्या वास्तव में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो यहाँ पर दिया हुआ है, 3 फैक्टर्स जो दिया हुआ है, क्या इसी पे डिपेंड करता है? ठीक है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है, या जो सरफेस एरिया एक्सपोज किया गया है सराउंडिंग्स में उस पर भी डिपेंड करता है, या फिर जो विंड का स्पीड है क्या उस पर भी डिपेंड करता है, ये आप मुझे बताएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? तो ये देखा जाता है कि रेट ऑफ कूलिंग और द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। अब ध्यान दीजिएगा कि जो रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है किसी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। और ये भी देखा जाता है, यहाँ पर एक कंडीशन है कि बॉडी और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को, ठीक है, जो फेनोमेनन हमने स्टार्टिंग में बताया था उसके पीछे जो एक साइंस क्या है उसको मैथमेटिकली और ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए अब इस स्टेटमेंट को हम जरा मैथमेटिकली देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपने ये कहा था कि रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज या रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर क्या है कि dt, देखिए यहाँ पर इसमें जो ये हमने ये कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर, ये मैथमेटिकली उसका क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, तो dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, और ये स्मॉल dt जो लिखा हुआ है ये क्या है? तो टाइम है। ओके, तो dt अपॉन dt इज द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ
body which is exposed in surrounding. ओके, एंड k क्या है? k एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ओके, जो हमें बताता है कि जो टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो कैसे चेंज होता है। फिर यहाँ पर जो T माइनस टी ए जो देख रहे हैं आप, ये टेम्परेचर डिफरेंस है किसका? हॉट बॉडी का और सराउंडिंग का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो आपने देखा स्टेटमेंट में था कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, जब हमने जो एक चेंज इन हीट आ रहा है वो डी क्यू हमने लिया हुआ है, और जो चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल है, स्मॉल टाइम इंटरवल, वो डी टी है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, और यहाँ पर जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जब बॉडी अपना हीट सराउंडिंग को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस होगा, और उसकी हीट भी लॉस होगी। तो ये निगेटिव साइन ये बता रहा है कि बॉडी का हीट जो है लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर T इज़ टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड T0 इज़ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यहाँ से अब ये प्रोपोर्शनल है, तो इस प्रोपोर्शनल को हमने हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया जिसे हमने के से डिनोट किया हुआ है। तो डी क्यू अपॉन डी टी इजकल टू माइनस के टी माइनस टी जीरो। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर के क्या है? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो हमें ये बताता है कि किस रेट से, किस रेशियो से हीट का लॉस हो रहा है बॉडी का। ओके माय डियर, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पर जो डी क्यू अपॉन डी टी है वो के टी माइनस टी जीरो है। अब आप जानते हो कि कोई बॉडी जिसका या कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो? C हो, और उसका मास m हो, चेंज इन टेम्परेचर dt हो, तो लॉस ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड डी क्यू इजकल टू सी एम डेल्टा टी होता है। इस फार्मूले से जो अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो कितना हो गया? डी क्यू इजकल टू सी एम डेल्टा टी। तो देन रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा माय डियर? कि जो भी टाइम है उसे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो गया? सी एम डी टी अपॉन डी टी। ओके, अब यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी क्या है? डी क्यू अपॉन डी टी इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, और ये डी टी अपॉन डी टी क्या है माय डियर? ये रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी विच इज एक्सपोज्ड इन सराउंडिंग है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए अब ये क्या बन रहा है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू सी एम डी टी अपॉन डी टी। वाट इज डी टी अपॉन डी टी? रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन ये देखा था कि डी क्यू अपॉन डी टी इजकल टू माइनस के टी माइनस टी जीरो, और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ रहा है ये इक्वेशन। तो ऑन कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट माइनस सी एम डी टी अपॉन डी टी। देखिए यहाँ से दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर लिया, तो इससे क्या आ गया हमारे पास? सी एम डी टी अपॉन डी टी, यहाँ से इक्वल टू के टी माइनस टी जीरो, जहाँ पर के देखिए के हमने एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जिसमें हमने स्मॉल के अपॉन सी एम को क्या कर दिया? हमने रिप्लेस कर दिया इसे। अब यहाँ से जो आपने ये फार्मूला देखा कि सी एम डी टी अपॉन डी टी इजकल टू के टी माइनस टी जीरो है, ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा? डी टी अपॉन डी टी इजकल टू के टी माइनस टी जीरो। ओके, जो कि आपके स्क्रीन पर ये इक्वेशन अब दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पर देखिए जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इस t माइनस टी जीरो को, चेंज इन टेम्परेचर को, या टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग को, इसको हम LHS में लेके आ रहे हैं। तो क्या हो गया, dt अपॉन टी माइनस टी जीरो, और ये जो dt है टाइम इंटरवल है, इसको हम RHS में ले गए, तो यहाँ पर आ गया k dt। ओके, तो आपके पास फाइनली इक्वेशन बन जा रहा है dt अपॉन टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है हमने, देखिए एक इक्वेशन हमारे पास मिल चुका है, ये फॉर्म हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड्स में। ओके, तो यहाँ से देखिए डी टी अपॉन टी माइनस टी जीरो और RHS में माइनस के डी टी है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने पर हमें यहाँ से ये मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है लॉग, और वो भी बेस ई एक्स होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो उसी फार्मूला से यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना हो गया, लॉग ई लॉग बेस ई टी माइनस टी जीरो इजकल टू माइनस के टी। ओके, और c यहाँ पर क्या है, c एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा c इंटीग्रल कांस्टेंट है, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है। ओके, अब हमने क्या किया कि लॉग को क्या किया कि हम दूसरे साइड में ले गए। ठीक है, तो जैसे ही हमने लॉग को दूसरे साइड में ले गए तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इधर बच गया टी माइनस टी जीरो, और यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए ये हो लॉग बेस ई एक्स हो और ये क्या हो y के बराबर हो, तो जब हम log को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो एंटी लॉग के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और वो हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ओके माय डियर, तो यहाँ से इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन गया, t माइनस टी जीरो इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी प्लस सी। अब हम एक काम कर रहे हैं कि यहाँ से जो ई टू दी पावर माइनस के टी प्लस सी है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और टी जीरो को RHS में ले चलते हैं। तो टी इजकल टू टी जीरो प्लस ई टू दी पावर माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, और ई टू दी पावर माइनस के टी प्लस सी है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ई टू दी पावर सी और इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है माय डियर, वो ये आ रहा है कि t इज इक्वल टू टी जीरो प्लस सी ई टू द पावर माइनस के टी। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि t क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, और t जीरो क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। ओके, c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है जो हमने शुरू में माना था, और ई टू द पावर माइनस के टी। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो फाइनली फार्मूला हमारे पास आया, तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में आ रहा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, और वो भी किसके किसके बीच में, टाइम और देखिए टेम्परेचर और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियल है। यही समझने की बात है कि जो टाइम और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियल है। और आपने ग्राफ के बारे में कि जब बहुत सारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो ग्राफ होते हैं उसके बारे में आपने स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का ग्राफ बनेगा, और वो किस तरह का होगा, ये वाला होगा y इजकल टू ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल। ठीक है माय डियर, और यहाँ पर जब हम y और x के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये तो चलिए पॉलिनोमियल की बात थी, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम। ठीक है, या टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड टाइम इंटरवल के बीच में एक ग्राफ हमने क्या करना है, प्लॉट करना है, और वो यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, जो कि देखिए आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है। ओके माय डियर, तो यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हो ये वास्तव में ये इस तरह का ग्राफ है, y इजकल टू ई टू द पावर एक्स वाला ग्राफ। ओके,
तो यहाँ पर जो ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है वो किसके, टेम्परेचर देखिए वहाँ पर आई एक्सिस पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और एक्स एक्सिस पर टाइम इन मिनट हमने लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल का वो हमेशा इस तरह से ये ग्राफ जो है बनता है, और ये देखा जाता है कि ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, उसको इंटरसेक्ट नहीं करता है। उसको इंटरसेक्ट करने के लिए इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेगा, इनफाइनाइट पर कट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ बताना चाह रहा है। जैसे देखिए इस ग्राफ में क्या है कि स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर यहाँ पर 90 डिग्री था सेल्सियस। ओके, तो 90 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, या ऐसा कहें कि अगर हम ये देखें 90 से 90 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिड्यूस होने में ओनली 5 मिनट टाइम इंटरवल इलेप्स हुआ। और फिर देखिएगा कि 70 से 50 डिग्री सेल्सियस तक आने में माय डियर यहाँ पर 7.5 मिनट टाइम लग रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है माय डियर, ये क्या शो कर रहा है कि स्टार्टिंग में जो हमने कहा था, हमने क्वेश्चन ये एराइज किया था, क्या एराइज किया था कि विंटर में हॉट वाटर जल्दी कूल हो जाता है, बट समर में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा देर लगाता है। और दूसरा हमने ये कहा था कि जब हम हॉट वाटर को सराउंडिंग में एक्सपोज कर देते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में रैपिडली उसका टेम्परेचर लॉस होता है, हीट लॉस होता है और टेम्परेचर फॉल होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे यही रीज़न है जो हमने अभी आपको यहाँ पर इक्वेशन दिखाया, जो कि क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, y इजकल टू ई टू द पावर x वाला। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, यही रीज़न है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हॉट वाटर स्टार्टिंग में जब हम सराउंडिंग्स में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, तो उस समय हॉट वाटर का और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की जो गैपिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि जो रेट ऑफ लॉस हीट है या रेट ऑफ कूलिंग है वो रैपिडली होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन वही जब धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है तो क्या होता है, जैसे आप ग्राफ में देख रहे हो, यहाँ पर ग्राफ में देख पा रहे हो कि जब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग कम हो गया तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या रेट ऑफ कूलिंग भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसीलिए जब हम हॉट वाटर को एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में एक्सपोज कर देते हैं तो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होता है कि रैपिडली कूल होता है, रैपिडली टेम्परेचर उसका फॉल होता है, और फिर धीरे धीरे जैसे समय चला जाता है, ठीक है, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट वाटर और सराउंडिंग के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है तब वो अपना हीट धीरे 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 स्लोली ट्रांसफ़र करता है एटमॉस्फेयर को। और यही ग्राफ, ये ग्राफ जो है यही शो कर रहा है। तो इससे जो है हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ से, द रेट ऑफ कूलिंग इज हाई इन द बिगिनिंग बट इट डिक्रीजेस एज टाइम प्रोग्रेस। इन फिगर ग्राफ it takes 5 minutes for the temperature to decrease from 90 degree Celsius to 70 degree Celsius, but it takes 7.5 minutes to decrease it from 70 degree Celsius to 50 degree Celsius. Okay, क्यों?
इसके पीछे रीज़न यही है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस रिड्यूस होने से जो रेट ऑफ कूलिंग है या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बॉडी टेम्परेचर टू रीच द सराउंडिंग टेम्परेचर इज इनफाइनाइट। यहाँ पर देखिए कि वो समय कितना समय होगा कि जब हॉट बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो ग्राफ और हमारा जो ये इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन, ये दोनों हमें ये बता रहे हैं कि वो टाइम इनफाइनाइट होगा कि जब हॉट बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों का इक्वल हो जाए। नेक्स्ट, द रेट ऑफ कूलिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। अब आप लोग इसके अलावा आप अपने डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्या एप्लीकेशन है वो हमें बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमने आपको एक फार्मूला बताया, ठीक है, तरीका भी आपको बताया कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं एक आपको मास्टर फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप इस तरह के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और वो ये फार्मूला आपके स्क्रीन पर है, CM T1 - T2 अपॉन T इक्वल टू K T1 + T2 अपॉन 2 - T0। यहाँ पर देखिए C क्या है, इस तरह से हम क्या दिया होगा आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, क्या होगा कि इस तरह से दो कंडीशन दिए होंगे। तो दोनों कंडीशन के लिए हम दो इक्वेशन बना लेंगे और फिर क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और जो भी हमें पूछा हुआ होगा वो हम क्या कर लेंगे, अगर टाइम पूछता है तो टाइम भी, या फाइनल टेम्परेचर पूछता है तो फाइनल टेम्परेचर भी हम क्या कर लेंगे, इससे हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन दोनों इक्वेशन बनाएंगे दोनों कंडीशन के लिए और कंपेयर करेंगे डिवाइड करके, ठीक है। तब हमारे पास क्या आएगा, एक इक्वेशन बनेगा और उससे हम जो भी वेरिएबल होगा, जो भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि T1 और T2 क्या है। तो T1 जैसे इनिशियल टेम्परेचर होगा हॉट बॉडी का और T2 फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है, आफ्टर लोअरिंग द टेम्परेचर आफ्टर कूलिंग द बॉडी, ओके। और यहाँ पर आप जो पहले इक्वेशन में जो कि देखा था आपने, CM ΔT अपॉन T इक्वल टू K T - T0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले आपने इक्वेशन में क्या देखा था, आपने T था, यहाँ पर इसके बदले में क्या था, T था, मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर हमने इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमने एक एवरेज टेम्परेचर लिया हुआ है और उस एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी में से सराउंडिंग के टेम्परेचर को हमने माइनस किया हुआ है और आप भी यही फार्मूला अप्लाई करोगे, ओके। Thanks.